हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके फिजिक्स कमांडर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के बारे में। और हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के यूपी बोर्ड के लिए पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी करने जा रहे हैं। और ये तैयारी हम लोगों की मान लो 25 डेज में मैं कंप्लीट करूँगा आपके साथ। 25 डेज ओनली ऑन एके फिजिक्स कमांडर। एके फिजिक्स कमांडर चैनल पर आप ये पूरा कंटेंट देखेंगे 25 डेज के अंदर। और आज हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम मैक्सिमम एक टॉपिक 2 दिन में कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आज के बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि उनको कोई भी न्यूमेरिकल में इतू सा भी डाउट ना रहे। सही है, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है वैद्युत आवेश व वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने ये बहुत बार प्रैक्टिकल भी किया होगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा। देखो जैसे कि क्या होता है, हम लोग अपने बालों में कंघी से या स्केल से रफ करें बालों में, और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास वो स्केल को लेके जाए, तो होता क्या है कि वो कागज़ के टुकड़े जो होते हैं वो स्केल की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये क्यों होता है? एक्चुअली में वही तो है हमारा आवेश, वही तो हमारा आवेश होता है। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी की। उन्होंने क्या किया कि आबनूस की छड़कों और बहुत सारी अंबर की छड़कों रगड़ा और उनको आपस में पास पास रखा, तो उनमें आकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उससे थोड़ा लेवल हटके पढ़ेंगे। सही है भाई? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, वैद्युत आवेश। तो देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है, सभी लोग लिखेंगे वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो भाई क्या होता है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम लोग देखेंगे कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश एक वो मतलब की क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि वो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम लोग आगे इन दोनों टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो थोड़ा सब्र रखें भाई, इन टॉपिक के बारे में भी डिटेल चर्चा करी जाएगी। तो आइए अभी हम लोग वैद्युत आवेश को पढ़ते हैं। तो वैद्युत आवेश तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैद्युत आवेश के बारे में। तो आइए देखते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश हम लोगों ने बताया कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सही है भैया? आइए देखते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। ये एक साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश भैया कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई, आवेश 2 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं आवेश कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के। एक तो हमारा होता है धनावेश, और सेकंड होता है ऋणावेश। आवेश 2 प्रकार का होता है भैया लोग, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो देखिए इनसे इन दोनों के कंसेप्ट से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, देखेंगे यहाँ पे हम लोग।
अगर मान लो माइनस माइनस प्लस प्लस, आपको माइनस माइनस या प्लस प्लस दो आवेश दिए गए हैं, इनको कह सकते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश, तो जहां पे सजातीय आवेश होंगे वहां पे भैया मेरे होगा क्या, जहां पे आपको सजातीय आवेश दिखेंगे वहां पे ये दो आवेश अगर पास पास रख दिए गए, माइनस माइनस या प्लस प्लस दो आवेश अगर पास में रख दिए गए, तो होता क्या है, ये दोनों आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि प्रतिकर्षित करेंगे मतलब एक दूसरे को दूर की ओर धकेलेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, भाई तू हट जरूर, तू हट जरूर, ऐसी कुछ कंडीशन वहां पे होगी। अगर दो आवेश जो समान है, दोनों आवेश अगर समान है, पास पास रख दिए जाए, तो वे एक दूसरे को एक फोर्स से एक दूसरे की ओर धकेलने लगेंगे। सही है, इसको हम लोग प्रतिकर्षण बल कहते हैं, एक बल से धकेलेंगे जिसको क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल। सही है, और यहीं पे अगर हम दो आवेश लें, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, या एक निगेटिव पहले लिया और एक पॉजिटिव, इनको अगर पास पास रखेंगे तो ये विपरीत आवेश है। कैसे भैया लोग आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश। विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, भाई आजा आजा मेरे पास आजा, तू भी आजा मेरे पास। तो ये क्या कहेंगे, एक दूसरे को कहेंगे कि आजा भाई मेरे पास, आजा भाई मेरे पास, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो होगा आकर्षण बल। कौन सा बल होगा भैया मेरे, आकर्षण बल। इतना क्लियर ना, सही, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। तो आइए समझते हैं एक बार इसको फिर से। हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा है, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और हमने आपको बताया कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अगर समान प्रकार के आवेश ऋण और ऋण साथ में रख दिए जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनके बीच कौन सा फोर्स हो गया, इन दोनों के बीच भैया मेरे फोर्स हो गया प्रतिकर्षण बल। वही कंडीशन सेम यहाँ पर अप्लाई होगी। और अगर प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, ऐसे करके साथ साथ इनको रख दिया जाए तो होगा क्या, ये विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे एक दूसरे को। तो अगर जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं एक देसी जुगाड़ बताता हूँ उनको याद करने की। भाई देखो, अगर प्लस मान लो लड़का, माइनस मान लो लड़की, अगर लड़का और लड़की पास में आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। भैया कहेंगे इधर आ जा, इधर आ जा, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। तो अगर लड़का और लड़की प्लस और माइनस पास में रखे जाएंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे मतलब अपनी ओर खींचेंगे। और वहीं पे लड़की लड़की या लड़का लड़का पास में बैठ जाए, भाई कहेगा दूर हट दूर हट, तो क्या होगा यहाँ पर भाई, दूर भगाने वाला कंसेप्ट आ जाएगा। दूर भगाने वाला कंसेप्ट क्या है, प्रतिकर्षण बल। तो मेरे हिसाब से अब ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसका कोई स्क्रीनशॉट या कॉपी करना चाहता है तो कॉपी कर ले। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं। भाई फिजिक्स में आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे सभी लोग, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। भाई लिख लिख के पढ़ो, जो लिख लिख के पढ़ता है भाई वही टैलेंटेड बनता है, वही टॉपर होता है। भाई टॉपर का सीक्रेट किसी से पूछना जो टॉपर हो एग्जाम में, देखना उसने अपनी स्टडी लिख लिख कर ही की होगी। तो लिख लिख कर पढ़ने में जो मजा है वो किसी में नहीं मजा है। तो अब बात आती है आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, अदिश राशि है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस पे। ये भैया अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो कूलाम कैसी राशि है, अदिश राशि है। एक फॉर्मूला बताया भैया, एक फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे। Q का मतलब आवेश का एक फॉर्मूला होता है, सभी लोग लिखेंगे Q इज इक्वल टू NE। Q यहां पर क्या है, आवेश। Q क्या है, आवेश। Q आवेश है
और जो n है n, ये n आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E जो है, E आपका है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिसको पता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है भाई E = 1.6 × 10⁻⁻³ कूलम। ये क्या होता है भाई, E की वैल्यू होती है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, तो सभी लोग इसको याद करेंगे। 2-3 बार दोहराओ मेरे साथ। E = 1.6 × 10⁻⁻³ कूलम। सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखेंगे, कम से कम 2-2 बार लिखेंगे, ये याद हो जाएगी। सही है, चलो आगे आइए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। आगे से फॉर्मूला क्या होता है, Q = IT। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका यहाँ पे एक यूज है इसलिए हम लिखा रहे हैं। इसका यूज भैया यहाँ पे, इससे हम लोग विमा बनाएंगे। तो आवेश का पहले तो मात्रक लिख ले, आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है। एक और इसका मात्रक होता है, उसको हम लोग फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराडे। एक और इसका मात्रक होता है फैराडे। ये इसका छोटा मात्रक होता है, इसका एक बड़ा मात्रक होता है फैराडे। लिखेंगे सब लोग फैराडे। देखो कूलम और फैराडे, फैराडे एक बड़ा मात्रक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 फैराडे = 96,500 कूलम। मतलब कि 96,500 कूलम जब मिलाओगे तब 1 फैराडे बनेगा। तो 1 फैराडे कूलम से बहुत बड़ा मात्रक है। सही है भैया, इसको याद करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू 1 नंबर में आती है बहुविकल्पी क्वेश्चन में। 1 फैराड बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जो भाई लिखना चाहता है लिख ले, या स्क्रीनशॉट ले ले, हम पीछे हट रहे। तो अब इसको रफ करते हैं भाई। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? आइए एक बार इसको दोहरा लेते हैं, ठीक है, एक बार पूरा डिटेल कर लेते हैं। आवेश भाई 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश 2 प्रकार का आवेश होता है। अगर ऋण और ऋण समान प्रकार के आवेश, सजातीय आवेश को पास पास रखा जाएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल। सही भैया। अगर प्लस माइनस माइनस प्लस विजातीय आवेश या विपरीत आवेश को पास पास रखा जाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सही है। और हमने इसको प्यारा सा एग्जांपल भी दिया था, आप लोगों को याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो सभी लोग। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और ये अदिश राशि है। Q बराबर यानी एक फॉर्मूला बताया हमने, Q बराबर IT एक फॉर्मूला बताया। सही है। चलिए यहाँ पे इसकी विमा भी लिख रहे हैं इसकी विमा। इसकी जो विमा होती है वो होती है I की विमा इंटू T की विमा। I की विमा क्या होती है, A। T की विमा क्या होती है, T। सही है भैया। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, AT। सब लोग कॉपी करेंगे। जो कि कूलम की यानी कि आवेश की विमा क्या होती है, A × T। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन जो NCERT बुक में है भाई, ये 2017 में एग्जाम में भी पूछा गया है। आइए इसको डिस्कस करते हैं और सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। आवेश भैया लोग कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है, कब आवेश धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धनात्मक आवेश कब बनता है और ऋणात्मक आवेश कब बनता है, बताइए भाई सभी लोग फटाफट। चैट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई सभी लोग। हाँ तो आइए देखते हैं, हम बता रहे क्या होता है। धनात्मक आवेश कब आता है, ऋणात्मक आवेश कब आता है। देखिए दुनिया का हर सबस्टेंस यानी कि हर पदार्थ किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉलीट्रॉन, इन्हीं से मिलकर बना है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है
जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तब ऋणावेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब क्या आता है, धनात्मक। मतलब कि जो ग्रहण करता है वो ऋणात्मक आवेश लेता है। वो कौन सा आवेश लेता है, ऋणात्मक। जो ग्रहण करता है वो ऋणात्मक। मान लो ये ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है वो ऋणात्मक होता है, और जो दान करता है आवेश, और जो दाता होता है वो क्या होता है, धनात्मक। दाता धनात्मक होता है और ग्रहण करने वाला ऋणात्मक होता है। मतलब कि भैया अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, मतलब एक यहाँ पर आवेश है Q, इस पर आवेश है Q, अगर इसने इस वाले आवेश को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अगर इसने दान किया है तो इस पे +2 आ जाएगा, अगर इसने ग्रहण किया है तो इस पर -2 आ जाएगा। भैया इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। भैया जो ऋण लेता है वो ऋणी, जो धन देता है वो धनी। सही है, ऐसे करके समझ लो चाहे। तो मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। आवेश की विमा होगी भाई, सही। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग, बहुत प्यारा ही क्वेश्चन है वो भी। चलो अब सभी लोग बताएंगे। ये एक साबुन का बुलबुला है और एक ये साबुन का बुलबुला है, इस पे नेट माइनस चार्ज, इस पे क्या है, माइनस ऋणात्मक चार्ज है, और इस पर धनात्मक चार्ज। ये पूरा गोला धनात्मक चार्ज से भरा, ये पूरा गोला ऋणात्मक चार्ज से भरा है। तो बताइए किस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, या कौन से गोले पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कौन से गोले पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एक बार क्वेश्चन आ ही चुका है बोर्ड में, 2016 में आया, देखना आप लोग पेपर उठा के, वो विकल्प 1 नंबर में आता है। तो बताइए कौन से गोले पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पर या इस पर। भैया जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, आवेश धनात्मक कौन होता है, जो दान करता है, और ऋणात्मक कौन होता है, जो ग्रहण करता है। भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन थे पहले से, इसने कुछ और ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन किस पे ज्यादा हुए, बताइए भाई। ऋणात्मक वाले पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हुई, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये वाला। जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसने पॉजिटिव से चार्ज लिया था, तब इस पर नेगेटिव चार्ज आया था। सही है भैया। तो ये क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। सही है। चलिए समझ में आ गया होगा सबको, ये रफ करता हूं भाई। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग हल करेंगे। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा भैया। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताएंगे सब लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो आपका फॉर्मूला है Q बराबर NE, इससे ये सॉल्व होगा। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने आपको बताया था E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है भाई, आवेश, जिसकी वैल्यू हमने आप लोगों को बता रखी है, कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। सही है। चलिए अब जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि हमें पूछी गई है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें पूछी गई है, तो n = फॉर्मूला बनेगा Q/E। Q की वैल्यू दे रखी है एक कूलम क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम सभी लोग याद करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर पुटअप करो 1.6 × 10⁻⁻19। चलो इसको सॉल्व करो भाई। तो n की वैल्यू यहाँ से जो निकलेगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ेंगे। सही है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमें भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। सही है। तो आइए अब हम लोग आवेश के कुछ
गुण उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण हेडिंग डालेंगे सभी लोग, आवेश के गुण। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इंग्लिश में लिखना चाहिए, लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब ये क्वांटीकरण क्या होता है आप देखें। आवेश का क्वांटीकरण, देखो क्वांटीकरण मीन्स जैसे कि आवेश को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। जैसे कि आवेश की वैल्यू, या तो आपका आवेश यानी कि जो E होता है, Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है NE। जो E की वैल्यू होती है, वो Q की जो वैल्यू होती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है, या तो वो निगेटिव हो सकती है, या तो वो नंबर हो सकती है 1 2 3 -5 -6 -7 ऐसे करके हो सकती है। लेकिन एक आवेश की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आवेश कभी भी 5/3 नहीं हो सकता, 0.5 नहीं हो सकता, यानी आधा नहीं हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, आवेश की जो क्वांटीकरण है ये आपको बताता है कि आवेश हमेशा एक निश्चित संख्या का गुणज होता है। आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का, डिस्टर्ब वीडियो इतनी रीड कर दिया। चलो चलिए ठीक है भाई। आवेश क्या होता है, आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश हमेशा एक निश्चित तथा एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जो कि न्यूनतम मान क्या होता है हमारा E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। भाई मेरे Q यानी E का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5/3 नहीं हो सकता है, 0.5 नहीं हो सकता है। मतलब कि आवेश को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते हैं, आवेश एक पूर्ण गुणज ही रहेगा। चलिए इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर, जो कि किसी न किसी पेपर में आ चुका है और NCERT किताब में दिया गया है। सभी लोग लिखेंगे क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन है आपका, कौन आवेश संभव नहीं है? कौन सा आवेश संभव नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। आपको दे दिया मान लो उन्होंने 8/5 E, बी ऑप्शन है मान लो 2E, सी ऑप्शन है 812 E, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन मान लो दिया है आपको -12 E। तो बताइए कौन सा आवेश इसमें से संभव नहीं है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा, ये या ये। देखिए क्या है, कौन सा आवेश संभव नहीं है भैया मैंने अभी बताया आपको कि आवेश हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगी, जैसे 1 2 3 5। कभी भी आवेश की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू फ्रैक्शन में दिख रही है? तो यहाँ पर आवेश का 8/5 E मान कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब ये आंसर आपका करेक्ट हो गया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आवेश का हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी है, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है भाई मेरे? क्वांटीकरण का मतलब होता है आवेश प्लस हो सकता है, माइनस में हो सकता है, या एक नंबर हो सकता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। यही हमारा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। भाई जो बच्चे लिखना चाहे लिखने हैं इसके बारे में, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो चाहे सभी लोग, इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख लो। सभी लोग लिखेंगे साथ में।
आवेश हमेशा देखो मेरे साथ, आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश हमेशा एक निश्चित व न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटिकल होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। लिखना चाहो लिख लो, जिसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, जिसे मूल आवेश कहते हैं। भाई मूल आवेश क्या होता है, E, जो कि क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। इसको भाई मूल आवेश भी कह सकते हो, सही है। इसको क्या कहते हैं, मूल आवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवेश की प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने समझी है, आवेश का क्वांटिकल। क्वांटिकल का मीनिंग क्या होता है भाई, क्वांटिकल का मीनिंग मैंने आपको बताया कि एक पूर्ण नंबर होगा। हमेशा आवेश एक पूर्ण नंबर का गुणज होगा, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। आवेश का दूसरा गुण। आवेश का दूसरा गुण क्या होता है, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण पढ़ेंगे हम लोग। आवेश का संरक्षण, ये क्या होता है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का संरक्षण क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए आवेश का संरक्षण होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको एक चार्ज से दूसरे चार्ज में कन्वर्ट किया जा सकता है या सेंड किया जा सकता है दूसरे चार्ज में। इसको कभी नष्ट नहीं किया जाता, यही क्या कहलाता है, हमारा आवेश का संरक्षण कहलाता है। तो सभी लोग लिखेंगे आवेश के संरक्षण में, आवेश न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सही, सबको क्लियर है। तो आवेश का संरक्षण क्या कहलाता है, आवेश ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही हमारा आवेश का संरक्षण नियम है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 और लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आवेश की लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, आवेश की योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता का नियम, आइए पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या होता है ये, देखिए कुछ नहीं होता बेसिकली, जैसे मान लीजिए इस पे आपको -q चार्ज दिया है, प्लस -q1 दिया है, प्लस q2 दिया है, -q3 प्लस q4 -q5 दिया है। तो होता क्या है, किसी भी निकाय का जो नेट चार्ज होता है उस पर जो भिन्न भिन्न आवेश हैं उन सब के योग के बराबर होता है। मैंने क्या कह दिया कि किसी भी वस्तु का या पदार्थ का जो नेट आवेश होता है वो उस पर विभिन्न आवेश के कुल योग के बराबर होता है। तो यहां से देखिए भैया क्या निकल के आएगा, तो नेट आवेश क्यू नेट क्या होगा, -q1 प्लस q2 -q3 प्लस q4 -q5। तो यही हमारा आवेश का योज्यता नियम कहलाता है। आवेश का योज्यता नियम क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर, पदार्थ पर जो भिन्न भिन्न आवेश दिए गए हैं, अगर उस पर नेट आवेश निकालना हो तो उन पर जो नेट आवेश होगा वो सारे के सारे आवेश जो कि उस पर दिए गए हैं सबके योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है, Q नेट इक्वल टू -q1 प्लस q2 -q3 प्लस q4 -q5। मेरे हिसाब से सबको ये क्लियर हो गया होगा, सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर हमारा बेसिकली, अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। चैप्टर अभी तक तो हम बस ट्रेलर देख रहे थे, मूवी अब बाकी है। अब हम लोग मूवी भी देखेंगे, है ना भाई। चलिए मूवी देखते हैं कैसी है। अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे
कूलाम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम हेडिंग डालेंगे सभी लोग। देखिए कूलाम का नियम हमें क्या बताता है, कूलाम का नियम हमें बताता है अगर कोई भी दो चार्ज, मान लीजिए एक Q1 आपको दिया है चार्ज और एक चार्ज आपको Q2 दिया है, ये दो चार्ज आपको दिए गए हैं, तो कूलाम के नियम ने का बताया हमको कि अगर कहीं भी दो चार्ज जो कि स्थिर है, कैसे स्थिर है आवेश, यानी दो स्थिर आवेश जो कुछ दूरी पर रखे हैं, भाई पता नहीं दूरी क्या हो सकती, तो हमने इसको लेट कर दिया r। Q1 Q2 दो आवेश है जिनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली r। तो आवेश डिफाइन करता है इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, उसके बारे में जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी कूलाम ने, और तभी से इसको कूलाम का नियम कहा जाने लगा। तो कूलाम साहब ने क्या बताया बेसिकली इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। कूलाम ने जो यहाँ पर बल बताया, तो कूलाम ने बताया कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होता है, इन दोनों के बीच जो फोर्स होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के, मतलब कि जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच Q1 और Q2 के बीच, वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है भैया, ये बताया। और क्या बताया उन्होंने, और उन्होंने कहा इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मैंने r का वर्ग किया और व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा। सही है भाई, तो ये बताया कूलाम ने। कूलाम ने दो लॉ दिए हैं, अगर हम इनको जोड़ें तो क्या बनेगा, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो बनेगा यहाँ पर F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। सही है, जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। जो यहाँ पर k है, k की वैल्यू भैया होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता, या इसको कह सकते हो वैद्युतिकी स्थिरांक, वैद्युतिकी स्थिरांक, ये कांस्टेंट राशि होती है जिसकी वैल्यू निर्वात के लिए होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निर्वात के लिए होती है वो होती है भाई, सभी लोग याद करेंगे इसको, 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9, ये निर्वात में होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखें और इसको अभी के अभी याद करें, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी भाई लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9। सही है, आइए ये बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। अगर वो कहेगा कूलाम का नियम का सत्यापन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे भाई, तो आप लिखेंगे, आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है भाई, देखिए जैसे मैं बता दूं, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके एग्जामिनर नंबर 1% भी नहीं काट सकता भैया, ये मेरा प्रॉमिस है, लिख के ले लो भाई। आइए समझते हैं, तो कैसे लिखना है इसको, इसको लिखना है माना कोई दो आवेश, साथ में लिखेंगे सभी लोग, माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 है, माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी r है, जिनके बीच की दूरी क्या है, r। आपको ये लिख देना है बेसिकली, और आपको क्या लिखना है इसके बाद आपको लिखना है, ये मार्कर की इंक थोड़ा खत्म हो गई, लाल यूज कर लेते हैं। सही है, चलो तो हम लोग कहाँ पे थे, कोई दो आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी r है, जो हमने किया वही लिख दिया। सही है, लिखने का तरीका यही होता है। अब जो हमने यहाँ पर किया वो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
किन्हीं दो आवेशों के भी लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है भाई हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कूलाम साहब ने क्या कहा था कि जो इन दोनों के बीच फोर्स लगता है, यानी कि दो आवेश जो कि स्थिर हैं, जो कि कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके बीच जो बल लगता है वो कैसे लगता है, जो बल होता है वो Q1 Q2 यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और हमने क्या कहा है इसमें, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम तो सभी लोग समझते ही है ना, अगर हम ए का व्युत्क्रम बोले तो क्या होगा 1/a, और वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा a²। मेरे हिसाब से सबको ये क्लियर होगी, इतना तो आप बेसिक मैथ सबको आता ही होगा, है ना। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा है कूलाम के नियम में, सभी लोग साथ साथ दोहराएंगे। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया सही है, ऐसे आपको तैयार कर लेना है। चलो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। यहां से हमने एक फॉर्मूला निकाला, आइए इसको आगे थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से क्या निकाला फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, सभी को क्लियर है, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसका एमकेएस जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। नीचे लिख दिया हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है सबको, कॉपी कर लें इसका सब, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी रफ कर रहा हूं भाई। हम लोगों ने कूलाम के नियम की जो भी मतलब कि डेफिनेशन या जो भी होती है, तो कूलाम क्या बताता है हमको, किसकी डेफिनेशन बताता है, कूलाम हमको बल की डेफिनेशन बताता है किन्हीं दो स्थिर पॉइंट चार्ज के बीच बताता है। भैया अगर बड़ा चार्ज होगा तो उनके बीच की दूरी उनके बीच ये बल डिफाइन नहीं करेगा, केवल पॉइंट चार्ज, स्मॉल चार्जेस के लिए बल का नियम लागू होता है केवल और केवल। तो आइए हम लोग इसी फॉर्मूले से कुछ एक इम्पोर्टेंट सी वैल्यू निकालते हैं जो कि हर बार एग्जाम में आती है लगभग। देखिए आपने F का फॉर्मूला पढ़ा, बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये होता है भाई बल का फार्मूला, जो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है, यही फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। अब हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, सही है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, देखिए भाई, चलो एप्सिलॉन नॉट का ही सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, फिर इसका मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखो भाई, जल्दी करिए भाई, सबको बताइए हमने अभी क्या होती है, 9 × 10⁹, सही है। यहां से हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे। चाहो तो इससे पहले एक हेडिंग डाल दीजिए आप, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान। चलो यहां से हम लोग ड्रॉप करके निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा,
ये हो जाएगा आपका, चलिए बटे एक, इसको मान लीजिए कैंची का गुणा करिए यहाँ पर, तो यहाँ से जो निकलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 इंटू 10⁹9। चलिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सबको क्लियर है? ये होती है, इसका मात्रक लेके ले रहे हैं हम लोग, न्यूटन स्क्वायर बटे, सॉरी कूलाम स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब लोग याद करेंगे, एक नंबर में आता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट बराबर, मेरे साथ बोलो, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है, तो ये होती है आपकी, ये एप्सिलॉन नॉट का मान और एप्सिलॉन नॉट की विमा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी विमा भी लिखो भाई सभी लोग। विमा क्या होती है लिखेंगे सभी लोग, विमा भाई, इसकी विमा ड्रा करा के बताएं आपको। चलिए ड्रा कर लेते हैं इस फॉर्मूले से इसकी विमा। आइए, तो ये सबको क्लियर है, इतना रफ करता हूं भाई, कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। चलिए भाई देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, सभी लोग याद रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सभी लोग इस मान को याद करेंगे। सही है, रट्टू तोता की तरह इसको रट लो, बहुत काम आने वाली चीज है ये भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करेंगे अब, एप्सिलॉन नॉट की विमा ड्राइव करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की विमा देखिए भाई क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की विमा। चलो एप्सिलॉन नॉट की विमा यहां से निकालते हैं। फॉर्मूला दिया आपको, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो आएगी, इसके बटे एक मान के कैंची का गुणा करो, तो ये होगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर, बटे में आपका चला जाएगा यहाँ से F इंटू R स्क्वायर। एक मिनट सॉरी। यहाँ से हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है, तो ये यहाँ पे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये इधर आएगा। सही है, 4 पाई एप्सिलॉन और F नीचे चला जाएगा भाई, तो ये आपका बनेगा Q1 Q2 बटे F इंटू R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, ये तो भाई कांस्टेंट ही है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो इसकी विमा तो हो नहीं सकती है, इन तीनों चारों मानों की विमाएं होंगी भाई। चलिए निकालते हैं यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर Q1 Q2 की विमा वटे बल की गुणा इंटू R स्क्वायर की विमा, यही तो होगा भाई। क्या होगा, बल की विमा इंटू R स्क्वायर की विमा। तो सभी लोग जानते हैं Q हमने पीछे बताया था, Q1 की विमा 80 होती है, Q की विमा क्या होती है 80, तो एक 80 ये एक 80 ये, तो क्या निकलेगा यहाँ से A स्क्वायर T स्क्वायर बटे, बल की विमा सभी लोगों को याद होनी चाहिए भाई, फर्स्ट ईयर क्लास में आपको ये विमाओं वाला चैप्टर मिलता है। तो बल की विमा होती है आपकी M/L/T-2 भाई, ये R जो होता है दूरी होता है, दूरी होती है L, तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे विमा की भी स्क्वायर हो जाएगी। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट की विमा निकल के आएगी, तो क्या होगी सभी लोग लिखेंगे भाई, एप्सिलॉन नॉट की विमा इज इक्वल टू,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो m ऊपर जाएगा, m इनवर्स एल क्यूब हो जाएगा, l-3, सॉरी यहाँ पे t-2 होता है, तो ये t-2 ऊपर जाएगा, t प्लस का 4 हो जाएगा, और क्या बचा, ए स्क्वायर, तो आपका नहीं लिखा अभी, ए स्क्वायर ये हो जाएगी। तो एप्सिलॉन की क्या हुई, m इनवर्स l-3 t4 ए स्क्वायर। इसको सब लोग डायरेक्ट याद रखेंगे भाई, पेपर में आएगा तो इतना बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे भाई, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या है एप्सिलॉन की विमा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, m इनवर्स l-3 t4 ए स्क्वायर, ये क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमने आपको क्या क्या बताया भैया, एप्सिलॉन नॉट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हमने आपको इसका मात्रक बताया भैया, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है भैया कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये चीजें याद हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसी के साथ न्यूटन सॉरी जो कूलम ने हमको बल दिया है, इसकी कुछ सीमाएं हैं यार, ये इनकी कुछ लिमिटेशन है जहां तक ये यूज हो सकता है। आइए हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे आगे। ऐसे कूलम के नियम का सदिश रूप, आइए इसको भी समझ ले भाई। देखो एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है कि यार मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले क्या होते हैं, मैं उनका नाम ले लूंगा भाई, वो क्या करते हैं कि एकदम घटिया से घटिया कंटेंट देते हैं, या तो मोर देन सफिशिएंट दे देते हैं भाई, जो बच्चे के समझ ही नहीं आता है भाई, ये भी गलत है भाई। उतना पढ़ाओ जितना बच्चे की कैपेसिटी होती है, सही है, और उतना भी कम ना पढ़ाओ जो बोर्ड में 50% मार्क्स भी ना आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे के फ्यूचर में काम आ सके भैया। जैसे कि बोर्ड में आपको, जैसे हमने देखा यार कई यूट्यूब चैनल जो है 10-10 हजार रुपए लड़कों से ले रहे हैं, और क्या वही घटिया घिसा पिटा कंटेंट पढ़ाते हैं, या तो इतना हार्ड पढ़ाते हैं या तो बिल्कुल घटिया ही पढ़ाते हैं। तो भैया उतना पढ़ाओ, हम लोग क्या करेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना बोर्ड में आता है, उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, जितना बोर्ड में आता है उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। इससे क्या होगा भैया, अगर थोड़ा एग्जाम में टफ भी पेपर बनाता है फिर भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए भैया, हम गारंटी लेते हैं आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने की फिजिक्स में। और ये ऐसे ही नहीं बोला भैया, ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा। कूलम के नियम का सदिश रूप पढ़ते हैं। कूलम के नियम का सदिश रूप, आइए इसको डिस्कस करते हैं। कूलम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप क्या है भैया, जैसे मान लो कोई एक चार्ज यहां पर है Q1, कोई एक चार्ज ये यहां पर है Q2, ये मान लीजिए R1 वेक्टर, इसको R2 मानिए, ये मान लीजिए R1 वेक्टर। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, भाई दो आवेश है, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कितना होगा, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो बल होगा, यानी कि F12 जो होगा वो बराबर होगा माइनस के F21 के। इसका ये भाई आता कैसे है, अगर वो बताऊंगा तो भाई एक पेज का है, ये आपके एग्जाम में भी कभी नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कूलम के नियम का सदिश रूप, तो आपको क्या बताना है, F12 = F21, और इसके जो सॉल्व करके फॉर्मूला आता है वो लिख लेंगे हम लोग डायरेक्ट। जो फॉर्मूला आता है कूलम के नियम का सदिश रूप, F वेक्टर = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे RQ इंटू R पे यूनिट वेक्टर। देखिए R पे यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है, R यूनिट वेक्टर बराबर होता है आपका वेक्टर R बटे मोड R। क्या होता है, वेक्टर R बटे मोड R, सही है, सॉरी उल्टा हो गया, मोड R बटे वेक्टर R, ये होता है मोड वेक्टर R बटे R। ये क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर।
आर क्या है? यूनिट वेक्टर। तो इसी से ड्राइव होकर फॉर्मूला आया, आपको ये याद करना है सदिश रूप। आपसे ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि बताइए कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो आपको क्या लिखना है भैया? एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R³ इनटू यूनिट वेक्टर R। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे हिसाब से सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम के नियम से संबंधित कुछ तथ्य। सभी लोग हेडिंग डालेंगे कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। डालिए हेडिंग भैया, कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। सब लोगों ने हेडिंग डाल ली। चलिए इसमें पढ़िए, आइए। ये नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है। नाभिकीय दूरी क्या होती है? 10⁻⁻⁻15 मीटर। नाभिकीय दूरी की रेंज क्या होती है भैया? 10⁻⁻15 मीटर। इसको एक फर्मी भी कहते हैं भाई। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो 10⁻⁻15 मीटर इज इक्वल टू एक फर्मी। सही है। तो यहां पर लिखेंगे कूलाम बल नाभिकीय दूरी के लिए सत्य नहीं है। नाभिकीय दूरी क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर। देखिए अभी हमने जो कूलाम के नियम की जो आपको जो भी उन्होंने कूलाम के नियम ने जो भी बल की परिभाषा दी थी वो ऐसे दी थी कि दो कोई आवेश है Q1 और Q2, ये कुछ दूरी पर रखे हैं R दूरी पर। तो यहाँ पे जो R है यही दूरी है। तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तब आपका कूलाम का जो नियम है वो कार्य करेगा। तो ये हम बताने जा रहे हैं R की वैल्यू, कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी से कम के लिए सत्य नहीं है। सॉरी, सही से लिखो इसको। कूलाम बल नाभिकीय दूरी से कम के लिए सत्य नहीं है। मतलब कि जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए। अगर R की वैल्यू इससे कम हुई तो उसके लिए कूलाम का नियम सत्य नहीं होगा। ये कूलाम बल वहां से आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो कूलाम बल की कैलकुलेशन कब कर सकते हो? जब आपकी दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। सही है। तो अगर R की वैल्यू